अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे थे, इस 3 रुकनी बेंच ने मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से हतमी फ़ैसला आज कर लिया है और इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान की मुशावरत और उनकी यकीन दहानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो हुक्मनामा जारी किया है उसके मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात आइंदा साल 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ इस केस की अहम समाअत हुई थी, जिसके बाद मामलात अचानक ड्रामाई अंदाज में आगे बढ़े और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी 2024 को इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, जिस पर मज़ीद पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तारीख़ के हवाले से सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करे और उनकी मुशावरत के बाद एक मुतफ़िक़ा तौर पर एक तारीख़ का ऐलान किया जाए, जिस तारीख़ को फिर मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ अटारनी जनरल की मुआवनत से सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात की। 4 रुकनी वफ़द था इलेक्शन कमीशन का, जिसने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की और फिर उस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन का एक हंगामी इजलास हुआ और उस हंगामी इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर 11 फरवरी की तारीख़ के लिए ख़त लिखा, जिसके जवाब में सदर पाकिस्तान की जानिब से 11 फरवरी की बजाय 8 फरवरी यानी बरोज़ जुमेरात इलेक्शन आम मुल्क में आम इंतखाबात करवाने के हवाले से अपना जो तारीख़ थी उसका ऐलान किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज इस केस की जब समाअत हुई तो इसमें इलेक्शन कमीशन के वकला और उनके जो लीगल टीम है वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उनकी जानिब से मीटिंग मिनट्स और जो दीगर दस्तावेजी रिकॉर्ड था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद थे। लेकिन सदर की जानिब से अभी ऐसा कोई ख़त उस वक्त तक जमा नहीं करवाया गया था जिस पर सदर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत मौजूद होते, ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी हो जाती तहरीरी तौर पर कि तमाम जो फ्रीकैन है वो ऑन बोर्ड हैं और उसके बाद तहरीरी यकीन दहानी के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कोई हुक्मनामा जारी करती। इसी पर फिर कुछ देर के बाद सदर पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उनकी जानिब से सदर पाकिस्तान का एक दस्तखत शुदा ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्मनामा जारी किया। अब उस हुक्मनामे के मुताबिक को भी अगर हम देखें तो अब वाज़े तौर पर नज़र आता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके साथ अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश की है। एक बार फिर चीफ जस्टिस का ज़ाती अनाद और उनका दोनों सियासी रहनुमाओं के साथ जो उनका एक पर्सनल ग्रज है वो एक बार फिर खुलकर सामने आया है। और ये पर्सनल ग्रज आपको मालूम है कि 2019 में उस वक्त ये शुरू हुआ जब वफाकी हुकूमत जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक थी उसकी जानिब से सदर पाकिस्तान को के ज़रिए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया। और आज भी शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया था उसमें जो एक अहम किरदार थे वो सदर पाकिस्तान भी थे। उसकी एक झलक जो आज हुक्मनामा लिखवाया गया उसमें हमें नज़र आती है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आम इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से जब सदर पाकिस्तान के किरदार पर जो है वो हुक्मनामा लिखवा रहे थे और उनकी जानिब से अदालत में ये हुक्मनामा लिखवाया गया कि सदर अपने इख्तियारात को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। यानी सदर पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाना था लेकिन उन्होंने वो ऐलान नहीं किया। इसमें सदर पाकिस्तान किसी हद तक कसूरवार अगर बनते भी हैं तो फिर इसमें वफाकी निगरान वफाकी हुकूमत भी कसूरवार बनती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कसूरवार बनता है, PDM के वो जो रहनुमा हैं वो भी इसमें कसूरवार बनते हैं, जिनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम के बाद अब सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें। इसी जब कन्फ्यूजन के दौरान सदर पाकिस्तान की जानिब से फिर वजारत कानून को ख़त लिखा गया और कहा गया कि वजारत कानून इसके ऊपर राय दे कि क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान को आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करने का इख्तियार है या नहीं है। फिर इसके ऊपर जो निगरान वज़ीर कानून की सरबराही में वजारत कानून ने सदर पाकिस्तान को एक राय भिजवाई और कहा
कि सदर को ये इख्तियार नहीं है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद जो जून में की गई, उसके बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। लेकिन इसके बावजूद सदर पाकिस्तान की जानब से 6 नवंबर की तारीख दी गई, जिसको बाद में मुजव्वज़ा तारीख बना दिया गया। और इसके अलावा सदर पाकिस्तान को अबूरी सदर कहकर भी उनके इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई, भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन सदर की जानब से 6 नवंबर की तारीख दी गई। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत के दौरान यही बात चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कही कि सदर अपना इख्तियार इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। फिर इसी हुक्मनामे के साथ उन्होंने हवाला दिया गुज़श्ता साल, यानी जब उस वक्त की PTI हुकूमत की जानिब से अदम एतमाद की जो तहरीक थी, उसको डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की रूलिंग के ज़रिए उसको कलअदम करार दिया। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक समरी सदर पाकिस्तान को भेजी गई और सदर ने उसके ऊपर फौरी तौर पर दस्तखत करते हुए असम्बली तहलील कर दी। लेकिन इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने उस जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया और असम्बली बहाल कर दी गई। अब उसका हवाला चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस केस में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त भी गैर आइनी तरीके से असम्बली तहलील की गई। उस वक्त वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी और अदम एतमाद आने के बाद वो असम्बली तहलील नहीं कर सकते थे। लेकिन सवाल जो यहाँ पर ये पैदा होता है कि सदर की जानिब से जो असम्बली की तहलील का मामला इस केस में उठाया गया है, तो अगर यहाँ पर 2 उसकी बुनियादी वजूहात बनती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच सदर के इख्तियारात की तशरीह करना चाहता था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट गुज़श्ता महीने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसको आइनी तौर पर लागू कर चुकी है। वो कानून इस वक्त फील्ड में मौजूद है और उस कानून की रूह से किसी भी आइन का जो आर्टिकल है उसकी तशरीह के लिए लार्जर बेंच यानी कम अज़ कम 5 रुकनी लार्जर बेंच होना ज़रूरी है। जबकि अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सदर के इख्तियारात के हवाले से आइन की तशरीह कर रहे थे, तो फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच क्यों नहीं बनाया गया और 3 रुकनी लार्जर बेंच के ज़रिए ही आइन की तशरीह की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि ये उनके अपने ही दिए हुए फ़ैसले और उनके अपने जो कौल फेल है वो उसके मुतज़ाद ये चीज़ जाती है। दूसरी जो वजह इसमें हो सकती है वो ये हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से उनको हटाने के लिए एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया था और चीफ जस्टिस के जहन में अभी भी सदर पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा पर्सनल ग्रज मौजूद है जिसकी वजह से वो एक आउट ऑफ द वे जाके एक ऐसे मामले को, एक ऐसे इशू को उन्होंने इस इंतखाबात वाले केस के साथ जोड़ने की कोशिश की जो तकरीबन 1.5 साल पुराना है। और उस मामले को अगर हम देखें तो फिर साफ यही नज़र आता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत के साथ अपने जो पर्सनल ग्रज था, जो ज़ाती अनाज था, उसको पूरा करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो एक और अहम वजह है, एक जो अगर हम उसको उस पर गौर करें तो जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं उन्होंने अपने हुक्मनामे में कहा कि सदर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। अगर सदर पाकिस्तान मुर्तकब हुए हैं तो फिर इसके साथ इलेक्शन कमीशन भी आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। इसके अलावा निगरान वजारत कानून भी, इस वज़ीर कानून भी इसके मुर्तकब हुए हैं और पूरी जो निगरान हुकूमत है वो भी आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हुई है। तो फिर सिर्फ सारा जोर सदर पाकिस्तान के ऊपर क्यों दिया जा रहा है? फिर उन तमाम फ्रीकैन की निशानदेही होनी चाहिए थी, उनका तयन होना चाहिए था कि आइन की खिलाफ वर्जी किसने की है। लेकिन ये केस चूँकि इसका नहीं था कि खिलाफ वर्जी किसने की है, अभी इस बात की एक मुकम्मल इंक्वायरी होना ज़रूरी है। एक मुकम्मल समझे कि एक इंक्वायरी कमेटी हो या कोई ऐसा कमीशन बने जो इस बात का तयन करे कि ये जो आइन की खिलाफ वर्जी हुई है इसमें बुनियादी किरदार किसका है, किसकी वजह से ये तमाम तर जो आर्टिकल 6 लगाने की जो बातें की जा रही हैं वो कोई इतनी सादा बातें नहीं हैं कि ऐसे ही चलते फिरते किसी के ऊपर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। उसके लिए पहले इंक्वायरी करने की ज़रूरत है और इंक्वायरी तभी होगी जब कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी, कोई कमीशन बनेगा और वो इस बात का तयन करे कि सदर पाकिस्तान इसके ज़िम्मेदार हैं, इलेक्शन कमीशन है, निगरान हुकूमत है। तो बहरहाल अभी ये चीज़ें भी सेटल होनी ज़रूरी हैं। फिर दूसरी एक और अहम बात कि अगर सदर पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, वो गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को एक ऐसे शख्स के पास क्यों भेजा,
क्यों कहा कि वो उससे जाकर मुशावरत करें जो आर्टिकल 6 की जद में आ चुका है, जो संगीन गद्दारी का मुर्तकब हुआ है। तो फिर संगीन गद्दारी के मुर्तकब शख्स के पास एक आइनी ओहदेदार को क्यों भेजा गया कि वो उसके साथ जाकर आइन के जो आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत करे और फिर उसके बाद एक हतमी तारीख का ऐलान किया जाए। बहरहाल इसमें साफ वही बात है, नज़र आता है कि चीफ जस्टिस हर मामले में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इनको किसी तरीके से इनके साथ अपना वो स्कोर सेटल करें, इनके साथ अपना जो इनका ज़ाती अनाद है उसको किसी तरीके से पूरा करें। फिर एक और अहम मामला मीडिया पर पाबंदी के हवाले से है। अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये समझते हैं कि आम इंतखाबात का मामला बहुत हसास है और इसको मीडिया के ऊपर डिस्कस ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए, कोई अभाम या शकूक व शुबात नहीं पैदा करने चाहिए कि क्या 8 फरवरी को भी आम इंतखाबात होंगे या नहीं, तो फिर चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो इसको अपने तहरीरी आर्डर का हिस्सा बनाते। आर्डर लिखवाने के बाद उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने कहा कि मीडिया इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट ना करे, इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करे। तो ज़बानी आप ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया इसके ऊपर बात ना करे, और आप ही वो शख्स हैं जो हर वक्त ये कहते थे कि आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया को बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा तनकीद हुई, और ख़ास तौर पर जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात वाला मामला था उसके ऊपर हद से ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मीडिया पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई, किसी यूट्यूबर, किसी साफ़ी के खिलाफ उन्होंने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, जिनके बारे में मैं उन चंद साफ़ियों में से एक था जो ये कहता था कि जब भी काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे इन्होंने सबसे पहला लितर मीडिया के ही सर में मारना है, और अब ये नज़र आ रहा है कि शायद वो उस कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। आज हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि मीडिया पर इंतखाबात ना होने से अगर बात की जाती है तो इससे राय आमा मुतासिर होती है, और उन्होंने एक तरह से ये धमकी दी कि हम अगर मीडिया इसके ऊपर बात करता है तो फिर हम आज़ाद मीडिया को देख लेंगे। इसके अलावा उन्होंने दरख्वास्त गुजार मोहम्मद मुनीर के हवाले से भी शकूक व शुबात का इजहार किया और कहा कि वो एक मशकूक शख्सियत है जिस शख्स के बारे में अभी कोई बाकायदा इंक्वायरी नहीं हुई, जिसके वकील को सुप्रीम कोर्ट में दलाइल नहीं देने दिए गए, और उस शख्स को इस वजह से सिर्फ मशकूक बना दिया गया क्योंकि पैमरा के साबिक चेयरमैन अबसार आलम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ झुकाव रखते हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये शख्स मुबैना तौर पर एजेंसियों का बंदा है, और उसकी बुनियाद पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उसको मशकूक बना दिया। तो ये उनका जो है वो एक तरह से आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट को देखें कि एक शख्स उनकी अदालत में अगर किसी दूसरे शख्स के बारे में कोई इल्ज़ाम लगा दे तो उसके ऊपर फ़ौरन आमीन करते हैं, उसके ऊपर फ़ौरन यकीन कर लेते हैं। इसी तरह जिस सहाफ़ी ने उनके ख़िलाफ़ जो उनकी जायदादों के हवाले से दस्तावेज़ात थे जो उस वक्त उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट को फ़राहम किए थे, उस पर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी एजेंसियों का बंदा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी करे ताकि इंतखाबात के हवाले से अवाम का एतमाद बहाल हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी हुक्मनामे में लिखवाया कि कोई ये इस गलतफहमी में ना रहे कि ये तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। उन्होंने एक तरह से सफाई दी कि ये तारीख हमने नहीं दी, बल्कि दो आइनी ओहदेदारों यानी इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने आपस में मुशावरत से ये तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सिर्फ सहूलतकारी की है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सहूलतकारी की है तो जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब मसालती किरदार अदा करते थे तो फिर उनके ऊपर तनकीद क्यों की जाती थी? उनको क्यों कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट का काम मसालती किरदार अदा करना नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फिर एक और अहम बात कि जब ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हुक्मनामा लिखवा रहे थे तो उसमें उन्होंने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के जिस केस का हवाला दिया, उसमें कहा कि एक जज ने अपने नोट में लिखा कि पार्लियामेंट सदर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे क्योंकि सदर पाकिस्तान जो कौमी असम्बली तहलील करके संगीन गद्दारी के मुर्तकब हुए और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और ये भी कहा कि जो वज़ीर आज़म थे उन्हें और सदर पाकिस्तान को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, और उस वक्त उन्होंने जो किया वो उनके इख्तियार में भी नहीं था। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या एक ऐसा जज जिसका वो अक़लियती नोट हो और अक्सरियती फ़ैसला उसके नुक्ता नज़र को सपोर्ट ना कर रहा हो, तो क्या ये इस तरह का कोई रिवायत मौजूद है
उसके फ़ैसले का या उसके नोट का हवाला सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फ़ैसले में दे, तो साफ वही बात घूम फिर के एक ही जगह पे आती है कि साफ नज़र आता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जानबूझकर सदर पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। वो दस्तावेज़ यानी साइफ़र जिसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने वो रूलिंग दी थी और तहरीक अदम एतमाद कलअदम करार दी थी, यही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा थे जिन्होंने अपने चैम्बर में समाअत करते हुए वो तीनों दरखास्तें खारिज कर दी और कहा कि हम इंतज़ामी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। जब आपने साइफ़र के ऊपर तहकीकात नहीं की, उसकी छानबीन नहीं की, अदम एतमाद और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की वजूहात आपने जांचने की कोशिश नहीं की, तो फिर आप ये किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इससे तो यही नज़र आता है कि आपका एक अपना ज़ाती अनाद है, आपका एक ज़ाती एक बुग़्ज़ है, आप इन दोनों शख्सियात से इंतहा दर्जे की शायद नफ़रत करते हैं और उसी का इजहार आप बार बार मुख्तलिफ़ मुकदमात की समाअत के दौरान हमें उसकी एक झलक मिलती है और नज़र आती है। और इस केस में भी अगर हम बात करें तो यही नज़र आता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं, उनके ख़िलाफ़ अपना किसी किस्म का कोई स्कोर जो है वो सेटल करना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक और बड़ी मज़का खेज़ किस्म की बात की कि जो शादीशुदा अफराद हैं वो इस हवाले से अगर बात करना भी चाहते हैं आम इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से, तो वो फिर अपनी बीवी के साथ अकेले में बात करें, वो टीवी के ऊपर बात ना करें, टीवी के ऊपर इस मामले को डिस्कस ना किया जाए। तो ये एक अजीब तरह की जो है वो रिवायत शुरू कर रहे हैं, अजीब पाबंदियाँ इस मीडिया के ऊपर लगाई जा रही हैं। हमें तो पहले भी यकीन था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो मीडिया को इसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से दबाने की कोशिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो खदशात थे वो दुरुस्त होते नज़र आ रहे हैं। ये आज केस की समाअत के हवाले से कुछ अहवाल था जो आपके साथ शेयर करना था। इस हवाले से आपकी जो भी आ रहा हूँ फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।